fellow student. My name is Kailash Kumar Sahu, guest faculty in management at पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बारे में। इन जनरल हम लोग बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में एंटर होते हैं, चाहे हम वो कोई नॉर्मल सा सुई खरीदने जा रहे हो, मोबाइल खरीदने जा रहे हो या फिर कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें भी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में आती हैं। इन जनरल जब हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं तब भी हम किसी एक एग्रीमेंट में एंटर कर रहे होते हैं। वो कौन से टाइप के एग्रीमेंट्स हैं, कौन से इन्फोर्सेबल हैं, किसको हम लोग कोर्ट में ले जा सकते हैं, कैसे हम केस जीत सकते हैं, क्या नियम है, क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सारे के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू डिटेल्स, वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द एग्रीमेंट, इट्स मीनिंग। ओके, there is a section 2E in the Indian Contract Act 1872 which states that every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. Okay, there is a simple rule that you can see also. Offer plus acceptance means there has to be an offer from one person and there has to be an acceptance from the other person. मतलब एक पर्सन जो ऑफ़र करे कि मुझे ये करना है, कि आप करना चाहते हैं, दूसरा वो बोले कि हाँ मुझे ये करना है, तो यहाँ पर ऑफ़र हो रहा है, एक्सेप्टेंस हो रहा है, मीन्स देयर इज़ एन एग्रीमेंट। व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स दैट वी शुड कंसिडर, दैट वी हैव टू सी इन द एग्रीमेंट? इट हैज़ टू बी प्रेजेंट। ओके, द फर्स्ट वन इज़ मिनिमम 2 parties, मीन्स देयर हैज़ टू बी 2 parties, one person alone cannot make an agreement। मतलब 2 पर्सन मिनिमम वहाँ पर होनी ही चाहिए, जहाँ पर एक पर्सन ऑफ़र कर रहा हो, दूसरा पर्सन एक्सेप्टेंस दे रहा हो, तब जाके एग्रीमेंट फॉर्म होता है। सेकेंड पॉइंट, इसेंशियल एलिमेंट्स दैट वी कैन सी, दैट इज़ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मीन्स देयर हैज़ टू बी एन ऑफर फ्रॉम वन पर्सन एंड देयर हैज़ टू बी एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम द अदर पर्सन। द थर्ड वन इज़ कंसिडरेशन, means something in return you get and something in return the other person has to receive। means if I say कि मुझे एक लैपटॉप अपना बेचना है, ओके, तो 10,000 में मान लेते हैं ऐसा, तो लैपटॉप दूसरे वाले पर्सन के लिए कंसिडरेशन होगा, पैसा 10,000 जो मुझे मिलेगा वो मेरे लिए कंसिडरेशन होगा। ठीक है। तो फोर्थ वन इज कंसेंसस एट आइटम। वी कैन सी इट मीन्स same sense has to be there in an agreement. If it is not present in the agreement, we say that there is no agreement or it will be considered as void। means जैसे कि अगर मैं अपने फ्रेंड को एक ऑफ़र करूं कि मुझे अपना कार बेचना है, ठीक है। अब सपोज मेरे पास 2 कार है, एक तो नॉर्मल ऑल्टो कार है, दूसरा एक मेरे पास डस्टर है। अब मैंने बोला मुझे कार बेचना है, मेरा फ्रेंड समझ रहा है कि हाँ वो अपना डस्टर बेचने की बात कर रहा है, जो नया कार वो ख़रीदा है 1 लाख रुपए में, तो वो एग्री कर जाता है। मैं ऑल्टो समझ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेम सेंस नहीं है एक ही चीज़ को लेकर के, कंसेंसस एट आइटम प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा। ये होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, तब जाके एग्रीमेंट फॉर्म होता है। ओके, now we have to understand what are the types of agreement. The first one is social agreement, the second one is legal agreement. We have to understand one by one. Social agreement, an agreement which cannot be enforced at the court of law will be considered as social agreement। एग्जाम्पल के मैं बोलूँ तो जैसे कि मैं अपने फ्रेंड को अपने घर पे खाने के लिए बुलाता हूँ, मान लेते हैं ऐसा। अब वो मेरे घर में आने वाला हूँ ऐसा करके एक्सेप्टेंस दे देता है, मान जाता है, पहुंचने की बात भी करता है, मैं खाना वाना बना के शाम को रखता भी हूँ, इंतज़ार में कर रहा हूँ। एट लास्ट वो मुझे फ़ोन करके कहता है कि नहीं मैं नहीं आ पाऊँगा, ये कारण है। अब इस सिचुएशन में मेरा काफ़ी सारा नुकसान हुआ, समय मेरा बर्बाद हुआ, इतना मुझे टेंशन लेना पड़ा, खाने के लिए मुझे सामान लेना पड़ा, इतनी मेहनत करनी पड़ी, अब वो नहीं आ रहा है। अब इतना मेरा नुकसान होने की वजह से मैं चाहूँ तो केस कर सकता हूँ, और मैं करता हूँ तो मुझे सोशल एग्रीमेंट के ग्राउंड पे मुझे ये बोला जाएगा कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, इसे हम इन्फोर्स नहीं करा सकते। और भी इस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैं अपने एक स्टूडेंट को कहूँ कि चलो हम शाम को मिलते हैं और हम बैडमिंटन खेलने चलेंगे। अब मैं फ्रेंड को ही सेम चीज़ बोलूँ तो वो क्या बोलेगा, ठीक है ओके मिलते हैं। अब मैं शाम को वेट कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ, अपना सारा काम इधर उधर का छोड़ करके कि चलो बैडमिंटन खेलेंगे करके, बट वो नहीं आता है। तो क्या मैं मुझे केस करना चाहिए सिचुएशन में? अगर मैं केस करना भी चाहूँ तो सोशल एग्रीमेंट के बैकग्राउंड पे वो केस इन्फोर्स नहीं होगा कोर्ट ऑफ लॉ में। ओके, इस तरीके के से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ लीगल एग्रीमेंट।
लीगल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट्स होते हैं जिसे हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर इन्फोर्स करा सकते हैं, हम फाइल करेंगे तो उसकी सुनवाई होगी, ठीक है। उस तरह के एग्रीमेंट्स को हम लोग लीगल एग्रीमेंट कहते हैं, इसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्ट्रैक्ट. There is a section 2H in the Indian Contract Act 1872 which states that an agreement which is enforceable by law is a contract. There is a formula also that you can see in the slide, that agreement plus enforceable by law is a contract. Okay. So in general अगर मैं कहूँ तो contract ओरल भी होता है, रिटर्न भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कॉन्ट्रैक्ट जो करें रिटर्न वे में करें तो वही हमें कॉन्ट्रैक्ट वे में चीज़ें मान्य होंगी कोर्ट ऑफ लॉ में। हम ओरल भी अगर हम करते हैं, जैसे कि मैंने क्लास में अपना कहा कि मुझे अपने लैपटॉप बेचना है 20,000 में, एक स्टूडेंट कहता है कि हाँ सर मुझे ख़रीदना है, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट काउंट होगा, एक लीगल एग्रीमेंट काउंट किया जाएगा। ओके, ये एक रिटर्न पार्ट में भी हम कर सकते हैं सेम चीज़ को। जैसे कि अगर मैं एक शॉप में जाता हूँ, मान लीजिए मुझे मोबाइल ख़रीदना है, मैं कहता हूँ मुझे एक मोबाइल चाहिए 10,000 में, ये फीचर्स होना चाहिए, वो मुझे मोबाइल दे देता है, साथ में मुझे एक पर्ची भी देता है, ठीक है। वो पर्ची अपने आप में ये दिखाता है कि हाँ मैंने आपसे सामान ख़रीदा है और इतने पैसे में ख़रीदा है। सो एक कॉन्ट्रैक्ट मेरा और उस दुकानदार के बीच में ऑटोमेटिकली यहाँ पर उस सामान खरीदने के साथ ही बन गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लाइक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दैट वी कैन सी अराउंड अस on the basis of validity, on the basis of performance, on the basis of creation, we are going to discuss. Okay, या आप देख सकते हैं चार्ट में भी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, बट वन बाय वन हम लोग एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, यहाँ पर 6 पॉइंट्स दिख रहे हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, valid contracts are those contracts which fulfills all the essential elements of a contract. essential elements में जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आगे फर्दर स्लाइड्स में, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये क्या क्या essential elements होते हैं जिन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट होना ही चाहिए, तब जाके हम उसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। नेक्स्ट वन इज़ void एग्रीमेंट। void एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो स्टार्टिंग से ही वो void डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। इसके लिए एक टर्म भी यूज़ किया जाता है, void ab initio, means from the very beginning it becomes void if the necessary elements are present in the agreement. Then okay, what are the essential elements that is present and that is why the agreement is called void? okay, वो points वो होते हैं जैसे कि माइनर। अगर आप एक माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई पर्सन जिसका उम्र 18 साल से कम है, एक दिन भी कम है, तो वो माइनर काउंट होगा। अगर आप ऐसे पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मान लिया जाए, तो कोर्ट ऑफ लॉ में यानी उनकी नज़र में, लॉ के नज़र में वो एक वॉइड एग्रीमेंट डिक्लेयर किया जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मैं अपना मोबाइल बेचना चाहता हूँ, वो एक माइनर है, मुझे लगता है कि वो मेजर है, 18 साल से ऊपर है उसका उम्र, ऐसा मुझे लगता है, और मैं एक एग्रीमेंट कर लेता हूँ, मुझे अपना मोबाइल बेचना है करके। मेरा मोबाइल वो ले लेता है और बोलता है मैं 10,000 दूंगा, लेकिन वो नहीं देता है मान लिया जाए, और मैं कहता हूँ कि ये अपने प्रॉमिस से हट गया है, मुझे इसका रिम्बर्समेंट चाहिए, मुझे अपने पैसे चाहिए करके मैं कोर्ट चला जाता हूँ। कोर्ट वाले कहते हैं कि ये माइनर है, माइनर होने के नाते इसकी कोई लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो किसी भी तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करे जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखे गए हैं, ठीक है, उनको छूट होती है। सेम वे में दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे कि आप एक लुनाटिक पर्सन के साथ में या किसी ड्रंक पर्सन के साथ में अगर आप एग्रीमेंट में आते हैं तो उसे वॉइड एग्रीमेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। नेक्स्ट वन इज़ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो शुरू में तो वैलिड होते हैं बट बाद में जाकर के वॉइड हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि मैं एक शॉप में जाता हूँ, मुझे एक घोड़ा ख़रीदना है मान लिया जाए, वो घोड़ा मैंने समझ लीजिए आज बुधवार है, आज मंडे है मान लीजिए, मंडे है, मैं जाकर डिस्कस करता हूँ कि मुझे इतने में ख़रीदना है, मुझे ये घोड़ा चाहिए, सारी चीज़ें फाइनल हो जाती है और मैं कहता हूँ कि इसको मैं अभी सैटरडे को आकर के इसे मैं ले जाऊँगा और मैं आपको पैसे दे दूँगा। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, बट होता क्या है 2 दिन बाद घोड़े की डेथ हो जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, सब चीज़ें सही थी, एवरीथिंग वाज राइट, बट आफ्टर 2 days द हॉर्स वाज डेड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर हॉर्स
दी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम्स वॉइड। ओके, तो यहाँ पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जा रहा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स में, इसी वजह से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। नेक्स्ट वन इज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो शुरू में तो वैलिड होते हैं बट बाद में हम उसे किसी एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से वॉइड डिक्लेयर करवा देते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। ये कैसे होता है? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसके लिए कि मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, हम दोनों जाते हैं किसी एक टूर में। वहाँ पर बात होती है कि मेरे फ्रेंड के पास एक ज़मीन है बड़ा सा और मुझे वो ज़मीन चाहिए था। मैं कहता हूँ कि देख मेरे भाई, मैं तेरे को एक ऑफ़र देता हूँ कि मैं तेरा ज़मीन ख़रीदना चाहता हूँ 1 लाख रुपए में। वो कहता है कि ठीक है ख़रीद लीजिए, लेकिन मैं 1 लाख में नहीं बेच पाऊँगा, मैं 2 लाख में बेचूँगा। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, आप 1 लाख में मुझे बेचो, नहीं बेचोगे तो मैं आपको यहीं पर ही नुकसान पहुँचाऊँगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, अपना सर फोड़ दूँगा आपका। तो वो मान जाता है डर के मारे कि क्या पता सच में ही मेरा सर फोड़ दे या मुझे नुकसान पहुँचा दे। तो वो उस वक्त वो डर के मारे मान जाता है 1 लाख रुपए मुझे बेचने के लिए। जब वो घर वापस आता है तो ये कोर्ट ऑफ लॉ में वो एक फाइल कर अपना जो भी दिक्कत हुई है कॉन्ट्रैक्ट्स में कि मुझे इस तरीके से दबाव डाला गया इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, इस बेसिस पर वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है और अपनी दलील पेश करता है। इस बेसिस पर जो कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्म किया गया है मेरे और उसके बीच में कि 1 लाख रुपए में ज़मीन मैं खरीदूँगा, वो उसी वक्त रद्द कर दिया जाता है, उसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाता है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, जो बाद में वॉइड डिक्लेयर करवाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है इलीगल या अनलॉफुल एग्रीमेंट्स। ऐसे एग्रीमेंट्स जो किसी इलीगल या अनलॉफुल एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व है, ऐसे एग्रीमेंट्स को हम लोग इलीगल या फिर अनलॉफुल एग्रीमेंट्स कहते हैं। जैसे कि मैं अपने फ्रेंड को कहूँ कि चलो मैं अपने फ्रेंड को कहूँ कि वो किसी एक रमेश जो एक दूसरा मेरा फ्रेंड है उसको जा कर के वो मारे, और अगर वो मारता है तो मैं उसे 10,000 रुपये दूंगा। ठीक है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है जो काम करने के लिए कहा जा रहा है वो ऑटोमेटिकली वो अनलॉफुल है, इलीगल है। इस वजह से इस तरह के एग्रीमेंट जो हैं इलीगल एग्रीमेंट्स होंगे। अगर ये कोर्ट ऑफ लॉ में चले भी जाते हैं तो ये उसी वक्त नल एंड वॉइड घोषित किए ही जाएंगे, साथ ही साथ उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा कि इस तरीके की इलीगल या फिर अनलॉफुल एक्टिविटी परफॉर्म की गई है। लास्ट वन इज़ अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स होने की वजह से उसे एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन और फॉर्मेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। द फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिन्हें हम ओरल वे में या रिटन वे में हम किसी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था आपको अभी फ़ोन बेचने का या लैपटॉप बेचने का, जहाँ पर मैं अपने फ्रेंड को ओरली बोल करके मैं कह रहा हूँ कि हाँ मुझे अपना लैपटॉप या मोबाइल बेचना है इतने रुपए में। वो कह रहा है बोल करके ही कि हाँ मुझे ख़रीदना है। तो ये ओरल वे में एक्सप्रेस करते हुए हम अपने इच्छा जाहिर कर रहे हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स ये होते हैं। इसे रिटर्न वे में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे कि मैं अपने फ्रेंड को चिट्ठी लिखूं और बोलूं कि मुझे अपना कार बेचना है 60,000 में या 1 लाख रुपए में, वो रिटर्न वे में चिट्ठी मुझे वापस भेजे और बोले कि हाँ मैं एग्री करता हूँ कि मैं आपका कार खरीदना चाहता हूँ करके उतने रुपए में। तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको अभी दिए। नेक्स्ट वन इज़ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पर जो एक फर्स्ट पर्सन है जो ऑफ़र करने वाला वो भी कुछ नहीं कहता, नेक्स्ट वन वाला भी जो एक्सेप्टर है वो भी कुछ नहीं कहता, चीज़ें इम्प्लाइड वे में होती हैं, मतलब बिना कहे। ये वैसा ही है, एग्जाम्पल में कहें तो जैसे बस चल रही है, जैसे सिटी बस चलती है हमारे छत्तीसगढ़ में, हम जानते हैं सिटी बस चल रही है। अगर वो रोड पे चल रही है, दौड़ रही है, आ रही है, जगह जगह पे रुक रही है, इसका मतलब ये हम मानते हैं कि हाँ ये सवारियों को उठा रही है और दूसरी जगह पहुंचा रही है। मतलब वो ऑफ़र कर रही है कि मैं आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो ये ऑफ़र है। मैं अगर हाथ दिखाता हूँ, रास्ते में खड़ा हूँ और वो बस रोक देती है और मैं चढ़ जाता हूँ, जैसे ही मैं चढ़ता हूँ मतलब मैंने उनका ऑफ़र एक्सेप्ट किया है। उन्होंने ऑफ़र किया है बस चलाते हुए मेरे हाथ देने पे रुक जाना, उनका ऑफ़र देना है और मेरा चढ़ जाना एक्सेप्ट करना है। तो इस सिचुएशन में जो भी उनका फेयर होगा, जो भी उनका भाड़ा होगा एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने का, वो मुझे पे करना ही होगा। ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली बनता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में।
ओके, द थर्ड वन इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो अनइंटेंशनली फॉर्म कर दिए जाते हैं लॉ के द्वारा। यहाँ पर मैं या मेरा फ्रेंड हाँ या नहीं ऐसा कोई बोल नहीं रहा है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो ऑटोमेटिकली फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल में समझें तो जैसे मेरा पर्स गुम गया, मैं ट्रेन में जा रहा था, मेरा पर्स गुम गया, अब वो किसी एक दूसरे पर्सन को मिलता है। जैसे ही वो किसी दूसरे पर्सन को मिला वो पर्स, वैसे ही ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाता है लॉ के द्वारा। ठीक है, अब उस पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस सामान को, उस पर्स को मेरे तक पहुंचाए, क्योंकि उसमें अता पता लिखा होगा, जो भी आधार कार्ड वगैरह जो भी चीज़ें उसमें हैं उसकी बेसिस पे उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है को मेरे तक पहुंचाए। और इस पहुंचाने के दौरान जो भी उसमें को खर्च आएगा, जो भी उसको फेयर लगेगा, भाड़ा लगेगा, वो सब कुछ मुझे उसे देना होगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ऑटोमेटिकली फॉर्म होता है अनइंटेंशनली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बिटवीन दी two persons, we can say. The last one is in the classification, that is on the basis of performance. There are four type of contract that we are going to discuss in this. First one is executed contracts. Executed contracts वो contracts होते हैं जहाँ पर दोनों जो पर्सन हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि लैपटॉप मुझे बेचना है, दूसरे ने कहा था कि हाँ मुझे ख़रीदना है 20,000 रुपये में, मैंने अपना लैपटॉप दे दिया उसको, उसने मुझे पैसे दे दिए, यानी कि दोनों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल कर ली हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, जहाँ पर दोनों ही पार्टी ने, दोनों ही पर्सनस ने अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल कर ली है। द नेक्स्ट वन इज़ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पर दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करनी है, अभी किया किसी ने नहीं है। मतलब मैंने बोला है कि मैं लैपटॉप दूंगा, उसने कहा है कि वो पैसे मुझे देगा, अभी तक उसने दिया नहीं है और ना ही मैंने अपना लैपटॉप उसे दिया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। द थर्ड वन इज़ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पर किसी एक पर्सन ने, किसी एक पार्टी ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल कर ली है और नेक्स्ट पर्सन ने अभी तक फुलफ़िल नहीं करी है। सपोज़ कि मैंने अपना लैपटॉप दे दिया है लेकिन उसने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, या दूसरे केस में ले तो उसने मुझे अभी तक पैसे दे दिए हैं, मतलब पैसे मेरे हाथ में हैं, उसने मुझे दे दिया है, लेकिन मैंने अपना लैपटॉप अभी तक दिया नहीं है किसी कारण से। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स अभी यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहे जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये सिमिलर आपके एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स के जैसे होते हैं, जहाँ पर दोनों ही पार्टी ने अभी तक अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल नहीं करी हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। These are the essential elements that has to be present in the valid contract, and if not present then a contract will not be called as valid. Okay, the first one is offer and acceptance. Offer, जैसे कि मैंने शुरू में ही एक्सप्लेन किया था, ऑफ़र होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक पर्सन ऑफ़र करे, दूसरा पर्सन एक्सेप्टेंस दे। ऑफ़र प्योर सही शब्दों में एक्सप्लेन किया हुआ हो, ऐसा ना हो वो वेग हो या किसी भी तरीके से वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता हो। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे कार बेचना है, बट कौन सा कार बेचना है ये मैंने अगर क्लियर नहीं किया है तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और बाद में वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो मुझे एज एन ऑफरर, एज अ प्रॉमिसर, मुझे चीज़ें एक्सप्लेन करनी होंगी जो भी मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, टू द पॉइंट, एवरीथिंग इन स्पेसिफिक वे, डेफिनेट वे। ओके, जो भी मुझे कंडीशन देना है ऑफ़र में वो मुझे कंडीशन एक्सप्लेन करना होगा, सामने वाला एक्सेप्ट करेगा तो उसी के बेसिस पर ही मुझे एक्सेप्ट करेगा कि वो मेरे टर्म्स के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ओके, जब भी दो पर्सन जब एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तब उन्हें ज़रूरी होता है एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। एक बहुत फेमस केस भी हुआ था जिसे हम लोग बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर के नाम से जानते हैं, जो 1919 में ये केस हुआ था। एक दंपत्ति होते हैं, एक हस्बैंड एंड वाइफ, मिस्टर बैल्फोर एंड मिसेस बैल्फोर। वो दोनों के दोनों जो है काफ़ी एक लॉन्ग वेकेशन में इंग्लैंड जाते हैं घूमने के लिए, 9 महीने के लिए, काफ़ी लॉन्ग वेकेशन था। अब होता क्या है वहाँ पे कि काफ़ी लंबे समय तक रहने के साथ ही साथ वहाँ पर मिसेस बैल्फोर जो है, जो उनकी पत्नी है, वो बीमार हो जाती हैं और बीमार रहने लगती हैं। इस बीच में मिस्टर बैल्फोर को कुछ काम आ जाता है अपने होम टाउन में।
होम कंट्री में, और वो कहते हैं कि मैं अपने होम कंट्री जाता हूँ, मुझे काफ़ी सारा काम है करने के लिए, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कि जो भी तुम्हें यहाँ पे खर्चा होने वाला है, मैं हर महीने के खर्च के हिसाब से मैं तुम्हें $300 तुम्हें दे दूँगा। एक अमाउंट वहाँ पर फिक्स होता है और वो बोल करके चला जाता है। मिसेस बाल्फोर मान जाती है रुकने के लिए, लेकिन कुछ समय बाद देखने मिलता है कि वो पैसे नहीं भेजता है मिस्टर बाल्फोर जो है अपने पत्नी को। तो मिसेस बाल्फोर यहाँ पर कोर्ट चले जाती हैं, केस कर देती हैं कि मेरा पति जो है मुझे पैसे जितना उसने प्रॉमिस किया था वो मुझे नहीं दे रहा है। यहाँ पर कोर्ट में ये कोर्ट जो है जजमेंट सुनाता है कि ये कोर्ट को एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि आप ये प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि ये सच में ये एग्रीमेंट हुआ भी है या नहीं, क्योंकि ये ओरल वे में हुआ था और कोई प्रूफ जनरेट नहीं किया जा सकता है इस सिचुएशन में। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं हम कि एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से, जिसके ग्राउंड पे ये प्रूफ नहीं किया जा सकता कि ये पर्टिकुलर प्रॉमिस किया भी गया है या नहीं। तो इसीलिए एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम किसी भी एग्रीमेंट में एंटर करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए चीज़ें रिटर्न पार्ट में हो जाएं। अगर ओरल में हो रही हो तो वहाँ पर कोई ना कोई हो जो ये बता सके कि एक्चुअल में सच में ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ओके, द नेक्स्ट वन इज लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी लॉफुल कंसिडरेशन। मीन्स ए कंसिडरेशन मैंने शुरू में ही कहा था, कंसिडरेशन एक हम उसको कहेंगे जहाँ पर दोनों ही पार्टी को इन रिटर्न कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि मैंने लैपटॉप का एग्जांपल दिया था, लैपटॉप अगर मैं अपना बेच रहा हूँ तो सामने वाले को लैपटॉप मिल रहा है तो लैपटॉप उसके लिए कंसिडरेशन है, और पैसे मुझे मिल रहे हैं तो पैसा मेरे लिए कंसिडरेशन है। ओके, सो एक लॉफुल कंसिडरेशन हैज़ टू बी प्रेजेंट ओवर देयर। If it is not, then it will be considered unlawful or it will raise questions. But there are some exceptions also. यानी कि कुछ exceptions भी हैं, अपवाद भी हैं कंसिडरेशन के। जैसे कि गिफ्ट है, मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे में कुछ गिफ्ट देता हूँ बट इन रिटर्न मुझे कुछ मिलता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इलीगल है। तो कुछ अपवाद हैं जिस पर जिसको छोड़ा गया है, और उसके अलावा जो चीज़ें हैं उसमें कंसिडरेशन होना ही चाहिए, ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट वन इज़ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ मतलब जो भी पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं वो पार्टीज़ जो हैं कैपेबल हो, एबिलिटी हो उनमें एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की, सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करने की, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में एक हमारे जो संविधान है उसमें चीज़ें लिखी गई हैं कि 3 तरह के लोग हैं जिनको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया जाना चाहिए। अगर वो करते हैं तो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करें। ये इलीगल तो नहीं होगा, लेकिन आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करें। जैसे कि माइनर के साथ में मैंने आपको बताया था कि ऐसा पर्सन, माइनर के साथ अगर आप कर लेते हैं कोई एग्रीमेंट और अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म नहीं करता है, भले ही आपको पता है कि वो मेजर है लेकिन एक्चुअल में वो माइनर है, तो आप इन्फोर्स नहीं करा पाएंगे। आप जाएंगे कोर्ट में, वहाँ पर कोर्ट में बोल दिया जाएगा कि ये तो माइनर है, माइनर होने की वजह से उसे कोई लाइबिलिटी नहीं है कि कोई भी वो रूल्स या फिर रेगुलेशंस या फिर कोई भी तरह की लाइबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ वो परफॉर्म करे। ओके, नेक्स्ट वन इज़ साउंड माइंड। यानी कि जो भी पर्सन एंटर कर रहा है उसका साउंड माइंड होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर वो अनसाउंड माइंडेड है, यानी कि समझ लीजिए लुनैटिक है, थोड़ा पागल जैसा है, या फिर हाफ माइंडेड है, इन जनरल वी से दैट, या फिर वो ड्रंक पर्सन है, शराब पिया हुआ व्यक्ति है, ऐसे पर्सन से अगर आप, नशे में रहने वाला व्यक्ति है, ऐसे पर्सन से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो एक्चुअल में परफॉर्म करेंगे। ओके, लास्ट वन इज़, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें कोर्ट, जिसे लॉ ने ही उसे हटाया है, डिस्क्वालीफाई किया है कि इनसे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो परफॉर्म करेंगे ही, उन्हें बाउंड नहीं किया जा सकता कि वो परफॉर्म करेंगे ही। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एनिमी स्टेट होते हैं, एनिमी कंट्रीज़ होते हैं, वहाँ के लोगों से, जैसे कि समझ लीजिए कि पाकिस्तान हमारा एनिमी कंट्री है, ऐसा अगर इंडिया ने घोषित कर दिया है, तो अगर अब इसके बाद आप किसी भी इंसान जो पाकिस्तान का रहने वाला व्यक्ति है, जो इंडिया आया हुआ है या फिर यहाँ रह रहा है, उससे अगर आप करते हैं और अगर वो कोई चीज़ परफॉर्म नहीं करता है तो ये मेरी ही गलती माना जाएगा कि मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी या पता होनी चाहिए थी।
और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करेगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ऐसे कुछ अपवाद भी हैं जिसमें आप कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ में, जैसे कि मैंने कहा था कि लुनाटिक पर्सन या ड्रंक पर्सन के साथ या नशे में रहने वाले व्यक्ति के साथ आप नहीं कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर आप प्रूफ कर सकें कि जो ड्रंक पर्सन है जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा था वो एकदम सही सलामत था, सही माइंडेड में था, और मेरे पास ये प्रूफ भी है जो बता सके कि वो एकदम सही सोबर था उस टाइम पे जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा था, तो अगर आप ये प्रूफ कर पाएँ तो इसे कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स कराया जा सकता है और आप केस आपके फेवर में आ भी सकता है। नेक्स्ट वन इज़ फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मीन्स जो भी पार्टीज़ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं उन दोनों के फ्री कंसेंट यानी कि उनका फ्री विल होना बहुत ज़रूरी है। ओके, देयर हैज़ टू बी अ फ्री विल among the parties who is entering in the contract. Okay, there are some elements that should not be present in the contract, and if not present then the contract will be considered as free consent by both the parties. We can say that also. There are 5 points that we are going to discuss. First one is coercion. Coercion मतलब हिंदी में कहें तो धमकी। अगर हम किसी एक पार्टी को किसी धमकी दे करके या फिर किसी दबाव में डाल करके, प्रेशर में डाल करके अगर हम उसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाते हैं, जैसे कि मैंने वो एग्जांपल दिया था अभी फ्रेंड वाला कि मैं अपने फ्रेंड के साथ टूर में गया, मैंने उसको फोर्स किया, धमकी दिया कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए, नहीं तो मैं उसका सर फोड़ दूंगा या फिर उसे नुकसान पहुँचाऊँगा। तो यहाँ पर मैं धमकी दे रहा हूँ और डर करके वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, तो बाद में जा कर के वो कोर्ट में जाकर कह सकता है कि ये चीज़ मुझे करवाया गया है, मुझे धमकी देकर ये चीज़ मुझे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया गया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वापस से नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा और आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ जो गई हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर वो वापस हो जाएंगी। नेक्स्ट वन इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस वो है जैसे कि ये इन जनरल देखा जाता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस बनाता है। जैसे एक बहुत फेमस केस भी हुआ था जिसमें एक स्पिरिचुअल गुरु था और एक उसकी भक्त थी। ओके, डिवोटी, भक्त, डिवोटी कहते हैं उन लोग उसको। अब यहाँ पर स्पिरिचुअल गुरु अपने डिवोटी को कहता है कि तुम अपना सारा धन मुझे दे दो, तुम्हें और ज़्यादा शांति प्राप्त होगी। तो वो उसके बातों में आ करके वो अपने सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ उसके नाम पे कर देती है। बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि मुझे नहीं करना था, उस वक्त तो मैं उसकी बातों में आ गई थी और मैं उनकी भक्त थी, वो जैसा मुझे कह रहे थे मैं कर रही थी, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के बेसिस पर मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए, ऐसा वो कोर्ट ऑफ लॉ में कहती है। और इस बेसिस पर उसे मिल भी जाता है उसे सारी प्रॉपर्टी वापस, बिकॉज यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रूव होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस हम लोग देख पाते हैं जैसे कि एक टीचर का स्टूडेंट पे होता है, एक फादर का एक बेटे पे होता है, और एक डॉक्टर का अपने पेशेंट पे होता है। तो ये हम लोग अनड्यू इन्फ्लुएंस हम लोग देख पाते हैं जहाँ पर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है, जैसा जो सुपीरियर पर्सन है, जैसे स्पिरिचुअल गुरु था, जैसे टीचर है, जैसे डॉक्टर है, इस सुपीरियर पोजीशन पे रहते हुए जो भी अपने वो नीचे पोजीशन पे रहने वाले लोगों को कहेगा करने के लिए, वो लोग करेंगे ही, क्योंकि एक इन्फ्लुएंस है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो अगर ऐसा इन्फ्लुएंस अगर प्रेजेंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में तो इसे हम लोग फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे और इसके बेसिस पर ये कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉड। फ्रॉड थर्ड वाला है, जहाँ पर किसी एक पार्टी को ऐसा लगता है, जैसे कि मैं अगर कह रहा हूँ अपने फ्रेंड को एंटर करवा रहा हूँ अब किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में, वहाँ पर मैं कहता हूँ कि मैं ये पर्टिकुलर चीज़ परफॉर्म करूँगा, जबकि मुझे ये पता है अंदर से कि मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं ये परफॉर्म करूँगा। ठीक है, किसी भी एक पार्टी अगर ऐसा प्रॉमिस करती है जो वो नहीं कर सकता, तो यह फ्रॉड के कैटेगरी में आता है और इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है आगे जा कर के। नेक्स्ट वन इज़ मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन हम उसको कहते हैं जहाँ पर किसी एक पार्टी को अनजाने यानी कि अनइंटेंशनली वो किसी एक ऐसी चीज़ को प्रेजेंट करता है, किसी ऐसी चीज़ को कहता है जो उसे नहीं पता कि वो सच भी है या नहीं। जैसे कि मैं किसी फॉर्म में काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमारी जो कंपनी है ये भी सर्विस देती है, वो भी सर्विस देती है, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि ऐसी सर्विस देती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा सर्विस हम लोग नहीं देते हैं। तो ये अनइंटेंशनली मैंने चीज़ें कही थी और ये मिस रिप्रेजेंटेशन के केसेस पे आएगा और बाद में जाकर के नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ मिस्टेक। मिस्टेक ऐसा है जहाँ पर किसी एक पार्टी या दोनों पार्टी ने कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं बाई मिस्टेकनली जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, या फिर उन्हें लगता था कि वो चीज़ें ठीक थी
सो बाय मिस्टेक अगर चीज़ें कही गई हैं दोनों पार्टी के द्वारा तो वो मिस्टेक के ग्राउंड पे उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और इसे फ्री कंसेंट के ग्राउंड पे चीज़ें नहीं ली जाएंगी। नेक्स्ट वन इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। ओके, द ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इज बीइंग फॉर्म्ड शुड बी लॉफुल। ओके, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी रिसेंटली कि मैंने अपने फ्रेंड को पैसे दिया या फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं दूंगा अगर वो किसी रमेश को जा करके मारे या पीटे, तो यहाँ पर जो काम करने को कहा जा रहा है वो अनलॉफुल है, जो चीज़ कहा जा रहा है करने के लिए वो लॉफुल नहीं है। ओके, जैसे कि मैं कहूँ कि चलो मैं अपने फ्रेंड को कन्विंस करता हूँ कि हम दोनों मिल करके जाएंगे एटीएम लूटने के लिए और जो भी पैसे मिलेगा हम लोग आधे आधे कर लेंगे। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, जो काम करने की बात हो रही है, ओके, यहाँ पर अगर मेरा फ्रेंड एग्री भी हो जाता है, मान लिया जाए, और हम करने चले जाते हैं और बाई चांस में सारे पैसे हम लोग लूट लेते हैं और मैं सारा सारा पैसा मैं रख लेता हूँ और मैं उसको पैसे नहीं देता हूँ, तो क्या वो चले जाएगा कोर्ट, पैसे मुझे नहीं मिले हैं, सर ने मुझे ऐसा कहा था, हमें जाना चाहिए था, मुझे पैसे मिलने चाहिए थे। बिकॉज यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो काम करने जो परफॉर्म करना था वही अपने आप में अनलॉफुल है, इस वजह से ये इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट परफॉर्म किया गया वो लॉफुल नहीं है। तो कुल मिला के ये बोला जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ परफॉर्म किया जाएगा वो लॉफुल होना चाहिए, सही होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। ऐसे कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो लॉ में कहा गया है कि वो वॉइड डिक्लेयर किए जाएंगे, जिनमें से है रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। ये ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिन्हें रिस्ट्रेंट यानी फिर वॉइड डिक्लेयर करने के लिए पहले ही कहा गया है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर मैं कहूँ रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज के लिए, तो अगर मैं कहता हूँ अपने फ्रेंड को कि तुम मेरे साथ एग्रीमेंट करो या फिर तुम ये एग्रीमेंट में साइन करो कि तुम ज़िंदगी भर शादी नहीं करोगे, और अगर वो साइन कर भी देता है उस एग्रीमेंट में कि वो शादी नहीं करेगा और बाद में वो कर लेता है और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर, एग्रीमेंट के बेसिस पर मैं कोर्ट चले जाता हूँ ये कहने के लिए कि इसने साइन किया है, इसने कहा था कि वो शादी नहीं करेगा और अब वो शादी कर लिया है, तो ये गलत है। मुझे जो भी इसका पैसे डिसाइड हुआ होगा उसमें कितना पैसा मुझे मिलेगा करके वो मुझे मिलना चाहिए। तो ये इस बेसिस पर ये वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऐसा एग्रीमेंट होना ही नहीं चाहिए, ये गलत है। ओके, तो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के लिए भी सेम है, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग के लिए भी सेम ही है। नेक्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ऐसे किसी एग्रीमेंट में आप एंटर करते हो जिसकी पॉसिबिलिटी ही, मतलब वो पॉसिबल होना चाहिए, आप जो भी प्रॉमिस कर रहे हो पॉसिबल होना चाहिए। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मैं इतना सामान मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ एक महीने में, तो उतनी मेरी कैपेसिटी होनी भी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 50,000 यूनिट बना सकता हूँ अपने फर्म में और मैं कहता हूँ कि मैं 1 लाख बना दूंगा एक महीने में, जबकि मेरी उतनी कैपेसिटी ही नहीं है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस जो मैं कह रहा हूँ कि मैं ये कर दूंगा उसकी पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाद में, अगर आप वो परफॉर्म नहीं कर पाते जो आपने प्रॉमिस किया है तो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लीगल फॉर्मेलिटीज़। ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, उनका प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप किसी प्रॉपर्टी को बेच रहे हो, अपने ज़मीन को बेच रहे हो या किसी वसीयतनामा का कुछ काम हो रहा है, तो ये चीज़ें रिटर्न पार्ट में ही होनी चाहिए। उसका पर्टिकुलर एक फॉर्मेट आता है, टिकट चिपकनी होती है, साइन होना होता है, उसका कुछ लोगों को गवाही देनी होती है। ये सारी चीज़ें लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनका प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके उसे सही माना जाएगा, उसे आप प्रूव कर पाओगे कि एक्चुअल में ये चीज़ें हुई हैं। अगर ये चीज़ें नहीं करते हैं तो वो अनएनफोर्सेबल होंगी, उसे आप प्रूफ नहीं करा पाओगे, कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करा पाएंगे और चीज़ें आगे फर्दर आप कोर्ट में ले जा नहीं पाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। These all are the 9 essential elements that I have explained. These 9 elements should be present in the contract, and if not present, then the contract will not be called as valid. Okay, so ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं। यही सारी चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट का एक बेसिक नॉलेज आपको देती है, एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले। ओके, सो अगले क्लास में हम लोग और मिलेंगे,
कोई और दूसरा टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे या किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट है तो मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ है फ्रंट स्लाइड में, आप मुझे मेल कर सकते हैं अपने डाउट्स को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।